हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक स्लैशर फिल्म के बारे में जिसका नाम है स्क्रीम। ये फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी एंड इसे डायरेक्ट किया है वेस क्रेवन ने। ये फिल्म स्क्रीम सीरीज की पहली फिल्म है। इसके बाद और भी 3 फिल्म्स रिलीज हो चुकी है, स्क्रीम 2, 3 एंड 4, और स्क्रीम 5 भी 2022 में रिलीज होने वाली है। तो मैं फिलहाल इन 4 फिल्म्स के बारे में ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसमें से आज बारी है फर्स्ट पार्ट की। दोस्तों, इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पर इसका स्कोर है 78% और मेटाक्रिटिक स्कोर है 65%। दोस्तों, इस फिल्म के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट केसी से मिलते हैं जो घर में अकेली है। उसे बार बार एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। पहले तो वो इग्नोर करती है, मगर बातों बातों में जब ये कॉलर उससे हॉरर मूवीज के बारे में बात करने लगता है तो केसी भी इंटरेस्टेड फील करती है, क्योंकि ये उसका फेवरेट जॉनरा था। लेकिन धीरे धीरे ये कॉलर कुछ ज्यादा ही क्रिपी होने लगता है। किसी को पता चलता है ये कोई यूजुअल गाय नहीं है जो उससे फ्लर्ट करने के लिए कॉल किया है, बल्कि ये तो कोई साइको है जो अभी उसके घर तक भी पहुंच चुका है। वो केसी से उसके फेवरेट मूवीज के बारे में सवाल पूछता है, हॉरर मूवीज के बारे में। अगर उसने एक भी गलत जवाब दिया तो वो उसके बॉयफ्रेंड स्टीव को मार डालेगा। उसके धमकी से केसी बहुत ज्यादा डर जाती है तो वो फोन काट देती है। लेकिन उसे अपने घर के बैक डोर के सामने स्टीव नजर आता है, जिसे किसी ने बहुत ब्रूटली टॉर्चर किया था। उसका हाथ पैर मुंह बांध के यहाँ पर छोड़ गया था। केसी समझ जाती है ये जो कोई भी है, कोई साइको किलर है। तो इस बार जब वो खूनी कॉल करता है, केसी बिल्कुल सही जवाब देती है, लेकिन फिर भी ये खूनी स्टीव को मार डालता है। और इस बार केसी की बारी थी। वो किचन के एक कॉर्नर में जाके छुप जाती है और देखती है वो साइको किलर जिसने घोस्ट फेस कॉस्ट्यूम पहन रखा था वो घर के अंदर आ चुका है, केसी को ढूंढ रहा है। तो अपनी जान बचाने के लिए केसी साइडवेज से निकलकर घर के बाहर छुप जाती है। उसे सामने से अपनी पेरेंट्स की गाड़ी आती हुई नजर आती है, मगर वो उन्हें बुला पाए इससे पहले ही घोस्ट फेस किलर उसके सीने पर चाकू से वार करके उसे मार डालता है। घर लौटने के बाद केसी के पेरेंट्स को केसी और स्टीव की लाश मिलती है, पैर से लटकते हुए, और उनके शरीर पे इतने सारे घाव थे कि अंदर का सब कुछ बाहर आ चुका था, जो साबित कर रहा था ये खूनी कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे सुबह होते ही ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। केसी और स्टीव जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्टाफ सभी को इंटेरोगेट किया जाता है। इसी स्कूल में हम एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से मिलते हैं, सिडनी, बिली, टेटम, स्टू एंड रैंडी। इनमें से सिडनी और बिली कपल है और लगता है इस स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को ही हॉरर फिल्म्स की बहुत नॉलेज है। कौन सी फिल्म में कौन खूनी है, किस खूनी ने कौन सी हीरोइन को, कौन सी विक्टिम को कैसे मारा था, इसके बारे में हर एक डिटेल्स तक उन्हें याद है। इन रिसेंट मर्डर्स को लेकर सभी बहुत ज्यादा क्यूरियस है, एक्साइटेड है और डरे हुए भी। मगर सिडनी की बात कुछ और है। उसे इस हादसे से अपनी माँ की, मॉरीन की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले उसके माँ को भी ठीक इसी तरह से किसी ने ब्रूटली रेप करके खून किया था। लेकिन वो खूनी अभी जेल में है। सिडनी ने ही उस खूनी को भागते हुए देखा था। वो और कोई नहीं, मॉरीन का बॉयफ्रेंड कॉटन था। तो तब से सिडनी अपने पिता नील के साथ ही रहती है। लेकिन कल रात नील कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, तो सिडनी डिसाइड करती है वो आज रात उसकी बेस्ट फ्रेंड टीटम के घर रुकेगी। ठीक 7 बजे टीटम उसे पिकअप करने आने वाली थी, मगर उससे पहले ही उसे एक आदमी कॉल करता है, जिसका आवाज से हमें पता चलता है कि ये वही साइको किलर है। बिल्कुल केसी की तरह ये खूनी सिडनी से भी हॉरर मूवीज के बारे में पूछने लगता है। लेकिन जब सिडनी को पता चला कि ये खूनी उसके घर के सामने है तो वो बिलीव नहीं की, क्योंकि बाहर जाके चेक करने पर भी उसे कोई नहीं मिला। उसे लगा कोई उससे मजाक कर रहा है। लेकिन ठीक उसी वक्त ये किलर उसे उसके माँ के बारे में एग्जाम्पल देकर कहता है सिडनी को भी वैसी ही मौत मिलेगी। इस बार सिडनी सीरियस हो जाती है और घर के अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं ये घोस्ट फेस किलर तो ऑलरेडी घर के अंदर ही छुपा था। वो सिडनी पर चाकू से हमला कर देता है, मगर सिडनी किसी तरह से भागकर अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। वो खूनी भी अंदर आने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो मौका मिलते ही सिडनी पुलिस को कॉल करती है। इसी बीच हम देखते हैं कोई खिड़की से कमरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। ये बिली था। उसे देखकर पहले तो सिडनी बहुत रिलैक्स फील करती है, लेकिन ठीक उसी वक्त बिली के पॉकेट से उसका फोन जमीन पर गिरता है। उसे देखकर सिडनी को लगता है कि शायद वो घोस्ट फेस किलर और कोई नहीं बिली है।
वो ही उसे कॉल कर रहा था क्योंकि उसके आने के साथ साथ ही वो किलर भी गायब हो चुका था। सिडनी धक्का देकर बिली को हटाकर नीचे भाग जाती है और तब तक पुलिस भी आ चुकी थी। उनके घर के बाहर से घोस्ट फेस कॉस्ट्यूम भी मिला था, तो सिडनी के कहने पर वो लोग बिली को अरेस्ट कर लेते हैं और रिपोर्ट लिखने के लिए सिडनी को भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। सभी को लग रहा था जरूर केसी और स्टीव का खून भी बिली ने ही किया है, मगर बिली का कहना था वो सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। इन मर्डर्स के बारे में उसे कुछ नहीं पता। शहर में लगातार एक के बाद एक खून हो रहा था, तो मीडिया में हर वक्त इसी का अपडेट्स दिया जा रहा था। सारे रिपोर्टर्स को ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। इन्हीं में से एक थी गेल। वो एक काफी फेमस क्राइम रिपोर्टर है। उसने लास्ट ईयर भी सिडनी के माँ के बारे में न्यूज रिपोर्ट बनाई थी, तो इस बार भी वो सिडनी से बात करने जाती है सबसे पहले, लेकिन सिडनी उल्टा उसे थप्पड़ मारकर वहां से निकल जाती है। असल में गेल नहीं मानती सिडनी की माँ मॉरिन को कॉटन ने मारा था, वो कोई और है और वो इसके बारे में एक किताब भी लिखने वाली है। तो इसी बात से सिडनी उससे खफा है। पुलिस स्टेशन से टेटम अपने दोस्त को अपने घर में ले जाती है। सिडनी बहुत ही अपसेट थी। बस एक ही बात की शांति है कि खूनी पकड़ा गया, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिक पाती क्योंकि टेटम के घर में भी कोई उसे कॉल करके सिडनी को धमकाता है, और ये कोई और नहीं था बल्कि ये वही घोस्ट फेस किलर था। मतलब बिली सही कह रहा था, वो निर्दोष है, असली खूनी तो अभी भी फरार ही है। नेक्स्ट डे जब सिडनी और टेटम स्कूल पहुंचती है, हमें पता चलता है इतनी इंसल्ट के बाद भी गेल उनका अभी भी पीछा कर रही है। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर डीवी भी है जो कि असल में टेटम का भाई है और वो इन मर्डर केसेस को भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था। स्कूल के अंदर सिडनी के साथ मुलाकात होती है बिली की, जिसे पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया गया था क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था और अभी सिडनी को भी पता था कि वो बेकसूर है। लेकिन जब से उसके माँ की मौत हुई है, सिडनी बदल चुकी है। वो बिली से भी डिस्टेंस मेंटेन करने लगी थी। इस बात से बिली और उसके बीच थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है। सिडनी रोते रोते बाथरूम जा पहुंचती है और उसे वहां उसी खूनी की आवाज सुनाई देती है। वो फिर से एक बार सिडनी पर हमला करता है, लेकिन इस बार भी सिडनी भागने में कामयाब हो जाती है। शहर के ऐसे हालात में जब एक पागल खूनी खुलेआम घूम रहा था, तो इस स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर हिम्ब्रे डिसाइड करते हैं सारे क्लासेस कैंसिल करके स्टूडेंट्स को घर भेजना ही ठीक रहेगा, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी शहर में कर्फ्यू जारी की गई थी। तो जैसे ही ये स्कूल बिल्डिंग खाली हो जाती है, सारे स्टूडेंट्स अपने घर चले जाते हैं। हम देखते हैं कोई प्रिंसिपल हिम्ब्री के दरवाजे पर दस्तक देता है। ये वही खूनी था जो मिस्टर हिम्ब्री को भी चाकू से स्टैब करके मार डालता है। उधर इस सबसे अनजान पुलिस केसी और सिडनी दोनों के ही कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने में बिजी थे, जिससे उन्हें इस खूनी के बारे में कोई क्लू मिले जिससे और किसी को इतने बेरहमी से मरना ना पड़े। ठीक उसी वक्त ये यंग स्टार्स छुट्टी का मजा उठाने के लिए पार्टी थ्रो करते हैं। स्टू सभी को अपने घर में इनवाइट करता है और सिडनी टेटम के साथ जाती है पार्टी के लिए स्नैक्स स्टॉक करने। वो लोग जब शॉपिंग करने में बिजी थे, हम देखते हैं वो घोस्ट फेस किलर यहाँ पे भी उन्हें फॉलो कर रहा था, सबके अनजाने में छुपके से। शाम होने के साथ साथ स्टू के घर में पार्टी शुरू हो जाती है। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स पहुंच चुके थे, साथ में सिडनी, बिली, टेटम और रैंडी भी। घर के बाहर हम रिपोर्टर गेल की गाड़ी भी देख पाते हैं। उसका शक था आज यहाँ पर कुछ होने वाला है। सिर्फ वो ही नहीं, ड्यूई भी यहाँ पर था इन पर नजर रखने के लिए। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो ड्यूई के जरिए गेल घर के अंदर जाती है और अंदर एक कैमरा छोड़ कर आती है, जिससे अंदर क्या हो रहा है ये वो बाहर से भी जान सके। लेकिन उसने कैमरा लिविंग रूम में रखी थी। उधर उसे पता ही नहीं था क्लाइमैक्स तो गैराज के अंदर शुरू हो चुका है, जहां टेटम गई थी शराब की बोतल लाने। उसके अंदर जाते ही कोई बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। टेटम को तो लगता है कोई मजाक कर रहा है, मगर बहुत बार कहने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। तो वो दूसरा एग्जिट मतलब शटर को खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर उसके निकलने से पहले ही ये शटर वापस बंद हो जाता है, क्योंकि वही घोस्ट फेस किलर स्विच ऑपरेट कर रहा था। ये लोग हॉरर मूवीज को इतना सीरियसली लेते थे कि इस सीरियस कंडीशन में भी टेटम को लग रहा था रैंडी, जो एक हॉरर मूवी फ्रीक है, वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। फाइनली जब ये खूनी चाकू से उसके हाथ पे कट कर देता है, तब जाके टेटम समझती है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वो दारू की बोतल से उस घोस्ट फेस को जख्मी करके शटर के नीचे जो होल था उसके अंदर से निकलने की कोशिश करती है, मगर वो कम्प्लीटली निकल पाए इससे पहले ही वो खूनी उस शटर को ऑन कर देता है। शटर धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है, जिससे टेटम की गर्दन टूटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और उसकी लाश वहीं लटक कर रह जाती है।
इस सब से बेखबर सभी दोस्त आराम से टीवी देख रहे थे, वो भी एक हॉरर मूवी जिसमें एक खूनी ऐसे ही लोगों को मार रहा था। उन्हें कहाँ पता था वो लोग भी बहुत जल्द ऐसे ही किसी का शिकार बनने वाले हैं। उधर वैन में गेल और उसका कैमरामैन केनी बहुत बोर हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने जैसे सोचा था, जैसे एक्सपेक्ट किया था, वैसा कुछ हो ही नहीं रहा था। इसी बीच इंस्पेक्टर ड्यूई गेल को इन्फॉर्म करता है उसे यहाँ पर आसपास ही एक अबांडन्ड गाड़ी की न्यूज मिली है, तो वो चाहते हैं गेल भी उसके साथ जाए, क्योंकि वो गेल के साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहता था। ये एक रोमांटिक वॉक होने वाला था, लेकिन उस गाड़ी को देखकर ही ड्यूई बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ये गाड़ी थे सिडनी के पिता नील की, जो कुछ दिनों से गायब थे, जिन्हें पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नील पुलिस के सस्पेक्ट लिस्ट में टॉप पे है, क्योंकि पुलिस को केसी और सिडनी के कॉल रिकॉर्ड से इस किलर का जो नंबर मिला है वो इसी आदमी का है। इस गाड़ी का यहाँ पर होने का मतलब है नील भी यहाँ पर है, और एक खूनी का यहाँ पर होने का मतलब है यहाँ पर आज फिर से कोई खून होने वाला है। ड्यूई और गेल जल्दी से घर की तरफ भागते हैं, मगर तब तक घर में सभी को पता चल गया था मिस्टर हिम्ब्री के खून के बारे में, तो सभी पार्टी छोड़कर चले गए। रह गए तो सिर्फ बिली, सिडनी, रैंडी और स्टू। सिडनी भी घर जाने वाली थी, तो वो टेटम को बुलाती है। उसे तो पता ही नहीं था उसकी बेस्ट फ्रेंड को कितनी बेरहम मौत मिली है। उसी वक्त उसे अकेला पाकर बिली उससे बात करने जाता है, और वो दोनों इवेंचुअली पहुंच जाते हैं एक रूम में, जहां पहली बार वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और वो घोस्ट फेस बिली पर हमला भी कर देता है, उसे जख्मी कर देता है। इसके बाद वो सिडनी को भी चेस करता है, जो भागकर स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है। उसे बाहर केनी दिखाई देता है, तो उससे मदद मांगने के लिए किसी तरह से सिडनी खिड़की से कूदकर नीचे जा पहुंचती है और गेल के गाड़ी में जाकर छुप जाती है। केनी तब उसी घर के अंदर की फुटेज देख रहा था। वो लोग देखते हैं वो घोस्ट फेस रैंडी पर हमला करने वाला है। इसे देखते ही केनी उसे बचाने के लिए गाड़ी से उतरता है, लेकिन वो भूल गया था ये फुटेज 30 सेकेंड्स बाद टेलीकास्ट हो रहा था। इन 30 सेकेंड्स के अंदर वो खूनी रैंडी को छोड़कर इस गाड़ी के पास आ चुका था, और जैसे ही केनी बाहर निकलता है, ये खूनी सिडनी के सामने ही उसका गला काट देता है। फॉर्चुनेटली सिडनी किसी तरह से गाड़ी से निकलती है और दूसरी तरफ भागती है। तब तक ड्यूई और गेल भी यहाँ पर आ चुके थे। ड्यूई गेल को पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करने के लिए कहता है और खुद जाता है अंदर, और गेल जाती है केनी के पास उसका फोन मांगने, मगर गाड़ी में वो कहीं नहीं था, सिर्फ बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। गेल डर जाती है और गाड़ी लेकर भागने लगती है, मगर सामने के स्क्रीन पे इतना ज्यादा खून लगा हुआ था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से केनी की लाश जो गाड़ी के ऊपर थी, वो भी गाड़ी के स्टार्ट होते ही स्क्रीन के ऊपर आ चुकी थी। तो गेल को बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कब सिडनी उसके गाड़ी के सामने आ चुकी थी। जब वो उसकी आवाज सुनती है, तो उसे बचाने के लिए गेल गाड़ी को घुमाती है, जिससे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सिडनी वापस घर भागती है। घर के सामने ही उसे ड्यूई घायल हालत में मिलता है, और उसके पास ही खड़ा था घोस्ट फेस किलर। तो सिडनी उससे बचने के लिए ड्यूई के गाड़ी में जाकर छुप जाती है और अपने आप को लॉक कर लेती है, मगर चाबी तो इसके पास है ही नहीं, चाबी तो इस किलर के पास है। तो सिडनी जब डोर्स और विंडोज को सील करने की कोशिश कर रही थी, ये खूनी गाड़ी की ट्रंक खोलकर अंदर जाता है और सिडनी पर हमला कर देता है। कहना ही पड़ेगा सिडनी बहुत ही ज्यादा लकी है, क्योंकि वो इस बार भी इस हालत से भी बचकर निकल पाती है। घर के सामने जाते ही उसे रैंडी और स्टू मिलते हैं। वो दोनों ही घायल थे और एक दूसरे को ही खूनी कह रहे थे। सिडनी समझ नहीं पा रही थी वो किसे बिलीव करे, तो फाइनली वो ड्यूई की गन उठा लेती है और उन दोनों को ही बाहर छोड़कर खुद को घर के अंदर लॉक कर लेती है। अंदर उसे बिली की आवाज सुनाई देती है, जो घायल हालत में ही रेंगते हुए नीचे आ पहुंचा था। सिडनी उसे गन देती है और वो दरवाजा खोलकर रैंडी को अंदर आने देता है। रैंडी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो कहता है स्टू एक खूनी है। वो अपनी बात कंप्लीट कर पाए इससे पहले ही बिली उसे शूट कर देता है, क्योंकि वो सच कह रहा था। स्टू सच में ही एक खूनी है, और वो और बिली मिलकर ही इन लोगों को मार रहे थे। मतलब बिली जख्मी होने का सिर्फ नाटक कर रहा था, वो जख्मी था ही नहीं। वो तो घोस्ट फेस कॉस्ट्यूम में स्टू था जो उस पर सॉस डाल दिया था। तो अभी रिवील होता है इस फिल्म का असली प्लॉट। पता चलता है ये दोनों हॉरर मूवीज लाइक हैलोवीन, साइको, फ्राइडे द 13th सब मूवीज को देखकर इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे कि इन दोनों को भी सीरियल किलर बनना था। जस्ट फॉर एक्साइटमेंट वो दोनों लोगों को मारने लगे। इवन इन्हीं लोगों ने सिडनी की माँ को भी मारा था। गिल बिल्कुल सही थी, कॉटन दोषी नहीं था। असल में मॉरिन की वजह से ही बिली के पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ था। उसका पिता मॉरिन को डेट करने लगे थे, जिसकी वजह से ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। तो इसका बदला लेने के लिए, इसके साथ साथ खून का रियल लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए भी उसने स्टू के मदद से मॉरिन का खून किया था।
एक्चुअली उनके इस पागलपन की शुरुआत तो उसी हादसे से हुई थी। वो दोनों ने वॉइस चेंजिंग डिवाइस की मदद से अपनी आवाज को क्रीपी करके मॉरिन को कॉल किए थे। उससे एक हॉरर मूवी के बारे में भी पूछे थे और जैसे ही उन्होंने गलत जवाब दिया, इन लोगों ने बेरहमी से उसका खून कर दिया। सिडनी ने सिर्फ कॉटन का कपड़ा देखा था, मगर उस जैकेट को किसने पहना था उसने वो नहीं देखा। उसने जस्ट अज्यूम कर लिया कि वो कॉटन है। इसके बाद बिली और स्टू ने ही मिलकर कॉटन के घर में, गाड़ी में, हर जगह क्लूज छोड़े जैसे उन्होंने हॉरर फिल्म में देखा था। और सच में पुलिस को उल्लू बनाना तो बहुत ही इजी रहा। वैसे अगर मॉरिन सही जवाब भी देती तब भी उसे मरना पड़ता, जैसे केसी और उसके बॉयफ्रेंड स्टीव को मरना पड़ा। असल में इन लोगों को सिर्फ लोगों को मारना था, किसी मोटिव की जरूरत ही नहीं थी इन्हें। बिली जब जेल में था तब स्टू ने ही सिडनी को कॉल किया था जिससे वो बिलीव करे कि बिली निर्दोष है और वो दोनों सारा दोष सिडनी के पिता नील के ऊपर डाल पाए। उन लोगों ने ऑलरेडी उन्हें किडनैप कर लिया था और उसके फोन से ही वो लोग ये कॉल्स कर रहे थे जिससे पुलिस का शक उस पर ही जाए। उनका प्लान था स्टोरी कुछ इस तरह से सजाना कि नील ने 1 साल पहले अपनी पत्नी का खून किया था क्योंकि उसे सीरियल किलिंग करना पसंद था और अभी अपनी बेटी का खून करने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। अकॉर्डिंग टू द प्लान, अपने आप को विक्टिम की तरह पेश करने के लिए वो लोग एक दूसरे को भी चाकू से स्टैब करने लगते हैं जिससे पुलिस के लिए ये कहानी बिलीवेबल हो। कहानी तो बिल्कुल ही फुल प्रूफ थी, मगर जब सिडनी को मारने की बारी आती है उन लोगों को ड्यूई की बंदूक नहीं मिल रही थी क्योंकि उसे गेल ने उठा ली थी। गेल उस कार एक्सीडेंट में मरी नहीं थी, बस बेहोश हो गई थी। अभी वो सिडनी को बचाने के लिए वापस आ चुकी है। वो उन्हें शूट करती है मगर सेफ्टी कैप हटाना भूल जाती है जिससे गोली नहीं चलती और बिली उसे ही मारकर फिर से बेहोश कर देता है। लेकिन तब तक सिडनी वहां से भाग चुकी थी। उसने ऑलरेडी पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था और अभी वो इनके साथ सीरियल किलिंग गेम खेलने वाली है। जैसे ही ये लोग उसे ढूंढने जाते हैं, सबसे पहले सिडनी स्टू के ऊपर टेलीविजन फेंक कर उसे मार डालती है और बिली को भी जख्मी कर देती है, मगर तब भी बिली उसका ही गला दबाने लगता है। फाइनली गेल फिर से एक बार उसे शूट कर देती है। इसके बाद भी उसकी मौत कंफर्म करने के लिए सिडनी भी उसके माथे पर शूट करती है। फाइनली हम देखते हैं सिडनी और गेल के साथ रैंडी और ड्यूई भी जिंदा है, बस घायल है। उन्हें हॉस्पिटलाइज की जाती है और गेल नए कैमरामैन के साथ फिर से अपने काम पे लग जाती है। उसके पास एक्सक्लूसिव न्यूज है और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी, और उसकी किताब जो वो मॉरिन मर्डर केस के ऊपर लिखने वाली थी वो अभी तो खत्म भी कर सकती है वो, क्योंकि असली खूनी का पता चल गया है। दोस्तों ये फिल्म यहाँ पर ही एंड हो जाती है। कहा जाता है ये फिल्म रियल लाइफ मर्डर गैंसविल रीपर से इंस्पायर्ड है। इस केस में डैनियल हैरोल्ड रोलिंग नाम के एक व्यक्ति ने 1990 में 4 दिन के अंदर 5 स्टूडेंट्स का खून किया था। इसके अलावा भी उसने 3 और खून किया था। इवन अपने पापा को भी मारने की कोशिश किया था। वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था और वो सब कुछ इसीलिए कर रहा था जस्ट बिकॉज उसे दी नोटोरियस सीरियल किलर टेड बंडी जैसा बनना था। वो था उसका इंस्पिरेशन। दोस्तों उसे 2006 में लीथल इंजेक्शन देकर एग्जीक्यूट की गई थी, नहीं तो पता नहीं और कितने सारे लोगों की जान ले लेता ये पागल। मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ गाइस। इसका सेकंड पार्ट स्क्रीम 2 मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, टाटा।